नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का पाठ संधि। तो संधि में हम अपने लास्ट सेशन से लेकर अभी तक काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो एक बार हम जो हमने पहले पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपने आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि मैं हर बार आप लोगों से कहती हूँ कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं उसे घर पर रिवाइज कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो नेक्स्ट सेशन में क्लियर कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसको घर पर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है हिंदी व्याकरण का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कोई भी डाउट होता है तो उसे जरूर क्लियर करें, या कोई चीज कहीं पर समझ में नहीं आती है तो उसे जरूर पूछ ले। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर संधि जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत हमने यहाँ पर संधि विच्छेद को पढ़ा था। और देखिए उसके बाद हमने पढ़ना था संधि के भेद। तो संधि के भेदों में हमने आगे यहाँ पर आपको बताया था कि जिस तरह से जो आपकी संधि होती है वो उसमें हमने बताया था कि वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है, वर्णों के मेल से, उसको हमने बताया था कि संधि, या उसी को हम कहते हैं विकार या परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट सेशन, जो हमारे संधि के भेद होते हैं, संधि के दो भेद होते हैं। किस तरह संधि के मैंने यहाँ पर आपको भेद भी लिखवाए थे, आप सभी ने नोट अगर किया होगा तो देखिए संधि के भेदों में मैंने आपको बताया था स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो यहाँ पर मैंने आपको संधि के भेदों में जो हमारे 3 पार्ट हैं संधि के, तो मैंने आपको बताया उन 3 भेदों में मैंने आपको यहाँ पर लास्ट सेशन में जो बताया था वो हमारा था स्वर संधि, दूसरा बताया था व्यंजन संधि, और जो तीसरा आपको बताया था वो था विसर्ग संधि। तो जिसमें हम यहाँ पर अपने स्वर संधि जो हमारा टॉपिक है उस पर डिस्कस कर रहे थे। तो स्वर संधि में हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया था, आप सभी ने यदि नोट किया होगा तो आपको पता होगा। स्वर संधि में हमने क्या बताया था कि जो स्वर संधि होती है यहाँ पर क्या होता है, स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में क्या होता है, नोट किया था किसी ने लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ाया था, ठीक है। स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल होता है जहां पर। तो कैसे होता है स्वरों का मेल, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी बताया था, उदाहरण के लिए भी बताया था। जैसे मैंने यहाँ पर आपको कहा दीप, धन, अवली, ठीक है। तो क्या बनता है, दीपा वली, ठीक है। दीप धन अवली क्या बताया था, दीपावली। तो ये कैसे बना, कैसे हुआ स्वरों का मेल, यहाँ पर इसी को हमने स्वर संधि कहा। तो देखिए हमने कहा जब जो स्वर संधि में क्या होता है कि जब स्वरों का आपस में मेल होता है तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए जैसे स्वरों का मेल कैसे हो रहा है, दी प, अ का स्वर आ रहा है, उसके बाद अवली में फिर से अ का स्वर आता है, और ये अ और आ मिलकर आपका दीर्घ स्वर बनाते हैं। अ और अ मिलकर बनाते हैं आपका दीर्घ स्वर आ। तो आप देखिए दीप धन अवली, तो क्या बन गया, दी तो पहले से था ही, जो प है वो क्या बन गया, पा, ठीक है। दी पा, आ का स्वर आ गया, और फिर उसके बाद जो हमारा बाकी का पार्ट था वली, वो हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमारा जो नया शब्द बना वो बना दीपावली, ठीक है। तो ये हमने स्वर संधि में आप लोगों को लास्ट सेशन में बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर स्वर संधि के भी 6 भेद लिखवाए थे जो आपने नोट किए होंगे। कौन कौन से भेद थे, जरा कोई अपनी नोटबुक से पढ़कर बता सकता है मुझे, कौन कौन से भेद मैंने आपको बताए थे स्वर संधि के, आप सभी ने नोट भी किए थे। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि,
तीन टाइप की संधियां हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हमने लास्ट सेशन में अपने स्वर संधि को हमने कहा था स्वरों का मेल के मेल से उत्पन्न विकार, क्या बताया था, उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यही तो बताया था कि स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमने कहा दीप धन अवली, दीपावली। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने इसके और बताए थे, और उसके बाद मैंने आपको बताया था संधि स्वर संधि के भेद। क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पर, स्वर संधि के भेद के भेद, स्वर संधि के भी भेद हमने यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, तो ये पूरा एक तरह से जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमने स्वर संधि के सारे भेदों को लिखा था, जिसमें हमने सबसे पहला भेद लिखा था दीर्घ संधि। जिन बच्चों ने नोट किया होगा उन्हें पता होगा, क्योंकि इस बाद हम यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक ही लेने वाले हैं दीर्घ संधि। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है दीर्घ संधि। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे दीर्घ संधि, उसके बाद हमने यहाँ पर जो दीर्घ संधि है उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था नेक्स्ट जो है स्वर संधि में गुण संधि। ये नोट कर रखा है आप सभी ने। ठीक है, नंबर 3 जो था गुण संधि के बाद था हमारा वृद्धि संधि। उसके बाद हमारा था यण संधि। ठीक है, और इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, और अगर आप लोगों को ये जो 5 के 5 भेद हैं अगर अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो फिर आपको संधि का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये केवल आपके जो स्वर संधि है उसके भेद हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा दीर्घ संधि होगा, जिसको हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था। तो हेडिंग डालेंगे फर्स्ट दीर्घ संधि। अब देखिए इसको दीर्घ संधि क्यों कहते हैं, इसको दीर्घ संधि क्यों कहते हैं ये भी मैंने लास्ट सेशन में क्लियर किया था। ठीक है, जैसे जीआईसी पागलपुरमा है या बाकी बच्चे हैं रीठा खाल, ये सब बच्चे जो है हर टाइम पे अवेलेबल रहते हैं और अच्छे से नोट भी करते हैं, अच्छे से लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, आंसर भी करते हैं। तो इन बच्चों को पता होगा, क्योंकि इन्होंने नोट किया होगा अपनी कॉपी में कि दीर्घ संधि को दीर्घ संधि कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर दीर्घ बताया था कि दीर्घ संधि को संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब इसमें मैंने आपको पूरी परिभाषा लिखवाई थी कि हिंदी जो आपका स्वर है उसमें 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्या होता है ह्रस्व, जैसे अब देखिए ह्रस्व नोट करेंगे इसको, अ इह उह री और दीर्घ। ठीक है, दीर्घ जैसे आ ई ऊ ए, ठीक है, आई ओ औ
ठीक है, क्यों कहते हैं इसको दीर्घ संधि, ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, ह्रस्व अ ई उ री और दीर्घ जैसे आ ई उ ए आई ओ आओ में से ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कोई भी जो है आपस में, ठीक है, दीर्घ परस्पर परस्पर यानी कि आपस में जब निकट आ जाते हैं, जब पास आ जाते हैं, यानी कि ज्वाइन कर जाते हैं, निकट आ जाए, यानी कि जब भी आपका चाहे ह्रस्व मिले या दीर्घ मिले, यानी कि अ या अ मिले तो भी आपका आ बनेगा, अ या आ मिले तो भी आपका आ बनेगा, आ या आ मिले तो भी आपका आ ही बनेगा। ठीक है, यानी कि हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। ठीक है, अब ये दीर्घ और ह्रस्व मैंने आपको बताए थे जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है और जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर यदि हम इ और इ का मेल करें तो भी आपका ई ही बनेगा और यदि हम ई और ई का मेल करें तो भी आपका ई ही बनेगा। यदि आप ई और ई का मेल करें तो भी आपका ई ही बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ह्रस्व अ ई उ री और दीर्घ जैसे आ ई उ ए आई ओ औ में से ह्रस्व या दीर्घ यानी कि दोनों में से कोई सा भी, जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए बताया है। ठीक है, ये उदाहरण मैंने पहले ही यहाँ पर आपको बता दिया ताकि आपको ऊपर लिखी गई जो लाइन है वो समझ आ जाए। ठीक है, तो ये जब परस्पर निकट आ जाते हैं तो दोनों के मेल से आ जाए तो दोनों के मेल से यानी कि ज्वाइनिंग से, क्योंकि ज्वाइनिंग ही तो हो रही है, मेल ही तो हो रहा है, क्रमशः क्रमशः यानी कि लगातार जो है क्या बनेगा, दीर्घ, लगातार दीर्घ ही बनेगा। जैसे आ ई और ऊ, ठीक है, हो जाते हैं। क्योंकि दीर्घ स्वर बनता है इसीलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ आया? एक बार हैंड रेज करके बताएंगे समझ आया, हाथ खड़ा करके बताएंगे समझ आया। यस, अभी तो सबको समझ आ रहा है और मैं देख पा रही हूँ कि सभी नोट डाउन भी कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आपने रिस्पॉन्स भी करना है। ठीक है, भले आपको याद ना हो एकदम से, लेकिन जो पढ़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो आप जरूर बताएं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ना बैठे कि हमें कुछ समझना नहीं आया या हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा, यानी कि दीर्घ स्वर हम इसीलिए इसको कहते हैं, दीर्घ संधि हम इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि इस संधि में यदि खाली ह्रस्व स्वरों का मेल हो, ठीक है, जैसे ये देखिए दोनों ही ह्रस्व हैं और ये एक ह्रस्व है एक दीर्घ है, लेकिन यहाँ नीचे दोनों ही दीर्घ हैं। फिर से देखिए दोनों ही ह्रस्व है, एक ह्रस्व एक दीर्घ और दोनों ही दीर्घ हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कहा कि जब अ ई उ री और दीर्घ जैसे आ ई उ ए आई ओ औ में से ह्रस्व या दीर्घ यानी कि इन दोनों में से कोई भी जब परस्पर निकट, निकट यानी कि पास आ जाते हैं, ठीक है, पास आ जाते हैं यानी कि इनका मेल हो जाता है, इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, इनका मेल हो जाता है, तो दोनों के मेल से, दोनों की ज्वाइनिंग से, दोनों के मेल से क्या बनता है,
क्रमशः हमेशा दीर्घ ही बनता है और वो भी है आ ई उ। ठीक है, यदि आपका उ और उ भी यदि मिलता है, अब ये दोनों क्या है, दोनों ही ह्रस्व हैं, लेकिन ये हमेशा दीर्घ बनाएंगे। ठीक है, अब एक ह्रस्व ले लेंगे और एक दीर्घ स्वर ले लेंगे तो ये भी आपका हमेशा दीर्घ ही बनाएगा। यदि दोनों दीर्घ स्वरों को ले लेते हैं तो ये भी आपका क्या बनाएगा, हमेशा दीर्घ ही बनाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या बनाएगा, हमेशा दीर्घ ही बनाएगा। ठीक है, तो ये तीनों दीर्घ है, ये तीनों दीर्घ है और ये तीनों दीर्घ है, यानी कि इसमें हमेशा दीर्घ स्वर बनता है, इसीलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ये उदाहरण भी लिख लीजिए, ये जो उदाहरण बताया है ना कि अ से अ का मेल करेंगे तो आ बनेगा, अ से आ का मेल करेंगे तो भी आ बनेगा, और आ से आ का करेंगे तो ही आ ही बनेगा। ई से ई का मेल करेंगे तो ई बनेगी, ई से सॉरी इस से ई का मेल करेंगे तो ई बनेगी, और दोनों ई और ई यानी कि दोनों ही दीर्घों का मेल करेंगे तो भी दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दीर्घ स्वर किसे कहते हैं ये क्लियर होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण जो है हम इनसे समझ लेते हैं, यानी कि कैसे आपका बनता है दीर्घ, कैसे आपका बनता है या ह्रस्व स्वरों के मेल से कैसे आपका दीर्घ बनता है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ से कैसे आपका दीर्घ बनता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए, ये नोट डाउन हो गया सभी का? ये नोट डाउन कर लिया सबने? एग्जाम्पल के साथ हाथ खड़ा करके बताएंगे मुझे, उदाहरण के साथ सबने नोट डाउन कर लिया ये? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, अब देखिए लिखते हैं दीर्घ संधि के उदाहरण। दीर्घ संधि के उदाहरण। अब देखिए सबसे पहला कौन सा लिया था हमने, सबसे पहला कौन सा लिया था हमने यहाँ पर, अ और अ का मेल करा रखा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, अ और अ का मेल किया है, तो वही हम यहाँ पर भी लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, अ धन अ, और यहाँ पर हमेशा आपका क्या बनेगा, आ बनेगा, यानी कि दीर्घ बनेगा। तो ये पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं, और इसको आप इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और अब देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे म त, ठीक है, धन अनुसार, मत धन अनुसार। अब ये मुझे कौन करके बताएगा, एक मैं बता दूं पहले, एक मैं बता दूं पहले, मत धन अनुसार। देखिए अगर मैं आपसे कुछ कहती हूँ ना तो आप यस हैंड रेज करके मुझे यस या नो में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, या आप अपना सर हिला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा मत धन अनुसार, तो कैसे करेंगे इसका मेल, देखिए म त क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, त क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजनों का उच्चारण हम किससे करते हैं, व्यंजनों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। ठीक है, तो म त, अ का स्वर आ रहा है, अ का स्वर हमने यहां लिख दिया। फिर धन अनुसार, अनुसार यानी कि ये अ ही है, पहला आपका स्वर ही है, तो दोनों के मेल से हमारा आ बनेगा। तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, म ता, फिर नुसार, मतानुसार। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख दिया हमने। ठीक, अब एक देखिए एक और लिखते हैं, राम धन अवतार, राम धन अवतार। ठीक है, अब देखिए इसका भी हम, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, रा म। ठीक है, म में कौन सा स्वर आ रहा है, अ का स्वर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अवतार में आपका पहला स्वर क्या है, अ का ही है। ठीक है, मता धन अवतार,
क्या हो गया? मताधन अनुसार, मतानुसार राम धन अवतार, ये आ बनाएगा तो क्या हो जाएगा? रा मा, जो म है वो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, यानी कि माँ हो जाएगा। रामावतार, रामावतार। समझ आया? दोनों एग्जाम्पल समझ आए? यस, वेरी गुड। चलिए दो और यहाँ पर मैं लिखती हूं। जैसे इससे पहले भी मैंने एग्जाम्पल दिया था दीप धन अवली वाला, ठीक है ना? इसी तरह से भाव धन अर्थ। अब ये मुझे करके बताएंगे फटाफट, अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए इसको। भाव धन अर्थ, इसका संधि कीजिए, जल्दी फटाफट लिखेंगे और जिसका हो जाएगा वो सबसे पहले हैंड रेस करेगा। इसकी संधि कीजिए। यस GIC रीठा खाल, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। कैसे लिखेंगे? हाँ, कैसे करेंगे? भावार्थ, भा, इसके नीचे क्या आएगा? हाँ, आ, व, अ का स्वर आ रहा है ना, धन आ, ठीक है। क्या बन जाएगा? दीर्घ आ, क्या बनेगा? हमेशा दीर्घ ही बनेगा, बोला था ना। तो क्या हो जाएगा? भावार्थ। समझ आया? वेरी गुड, बैठ जाइए। चलिए एक और करते हैं। वीर धन अंगना। अब इसको कौन करेगा? वीर धन अंगना, क्योंकि एक बिंदी भी है इसमें और कई बार बच्चे इस छोटी सी बिंदी की वजह से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन करेगा इसको? GIC रीठा खाल में इस बार दूसरा बच्चा माइक लेगा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। कैसे लिखेंगे? वीर धन अंगना। अंगना। वेरी गुड। कैसे होगा वीरांगना? कैसे बनाएंगे? संधि कैसे करेंगे? वी र, स्वरों का मेल हो रहा है ना, स्वरों का मेल हो रहा है तो र जो है व्यंजन है और उनका उच्चारण किससे किया जाता है? स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो जब हम र का उच्चारण करते हैं तो अ का स्वर आता है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद अंगना शब्द में भी जो पहला हमारा स्वर है वो अ का है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इसी ने इसने आ बनाया। क्या बनाया? दीर्घ बनाया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है हमेशा ये दीर्घ ही बनाएंगे, इसीलिए ही इसको दीर्घ संधि कहा है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, तो ये हो गया वी रा, ठीक है, वीरा हो गया। तो ऊपर से बिंदी भी थी, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया? उस बिंदी को हमने इसी के ऊपर लगा दिया, ठीक है। और फिर बाद में जो हमारा आगे का बचा उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया वीरांगना। समझ आया? बाकी बच्चों को समझ आया? फटाफट एक बार में हैंड रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो दीर्घ संधि का एक उदाहरण तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया, जिसमें दोनों ही ह्रस्व आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। ह्रस्वों का मेल, यहाँ पर केवल आपके जो ह्रस्व स्वर है वो आपस में मिल रहे हैं, दोनों ही आपके क्या है? ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है। तो इस तरह के आप कुछ और एग्जाम्पल इसमें लिख कर आएंगे, आपका होमवर्क है, कुछ एग्जाम्पल्स और लिख कर लाएंगे, ठीक है। चलिए दीर्घ संधि का दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। नोट कर लिया सबने नोटबुक में? सबने नोट कर लिया? गुड। हाथ के हाथ नोट भी करते जाएं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे दीर्घ संधि का। अब हम यहाँ पर लेंगे एक ह्रस्व और एक दीर्घ। यहाँ पर हम लेंगे एक ह्रस्व और एक दीर्घ, तो ये भी आपका दीर्घ ही बनाएगा। ये कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहाँ चाहे दो ह्रस्व आपस में मिल जाए,
चाहे एक ह्रस्व आपस में मिल जाए, चाहे एक ह्रस्व एक दीर्घ आपस में मिल जाए, या दोनों ही दीर्घ आपस में मिल जाए, हमेशा दीर्घ ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसा शब्द लें जिसमें जो है पहले एक ह्रस्व स्वर हो और दूसरा दीर्घ स्वर हो। ठीक है, बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल, हिम, धन, आलय। अब ये कौन बनाएगा, कौन करेगा इसकी संधि, फटाफट। यस जीजीआईसी भागलपुर माँ, माइक लेंगे बच्चा, कोई भी एक बच्चा माइक लेगा जीजीआईसी भागलपुर माँ। और जिसने अपनी नोटबुक में कर लिया है वो एक बार हैंड रेस करो। किस किसने अपनी नोटबुक में कर लिया है इसे? वेरी गुड। यस भागलपुर माँ, गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या होगा इसका? मैम हिमालय। वेरी गुड। कैसे करेंगे हम संधि? मैम आ ही माँ। हिमालय। हाँ, अब फिर यहां से क्या लेंगे हम? मैम आ। गुड, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा है एक ह्रस्व और एक दीर्घ का मेल होगा, तो क्या बनेगा हमारा? मैम आ। हाँ, आ क्या है, ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है? मैम वीर। दीर्घ स्वर है। ठीक है ना, तो आ हमारा दीर्घ स्वर है, तो क्या बन गया हमारा ये? ही माँ। ठीक है, फिर बचा हुआ है लय, तो ये बन गया हमारा हिमालय। ठीक है, इसी तरह का कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं, आप फटाफट उन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। पुस्तक, धन, आलय। और आपका ये होमवर्क भी होगा, आप इसे आगे घर से भी करके लाएंगे कुछ शब्दों को। पुस्तक, धन, आलय। ठीक है, देव, धन, आलय, सेम ही हो गए ये तो लगभग। धर्म, धन, आत्मा। ठीक है, धर्म, धन, आत्मा। अब देखिए इनको खुद से करेंगे। ठीक है, धर्म, धन, आत्मा, तो इसमें भी यही होगा, धर्म। ठीक है, ध और र जो है पहले आता है, म बाद में आ रहा है, तो म में अ का साउंड आ रहा है, तो म हो गया आपका अ, फिर आत्मा का अ लेकर हमने क्या बना दिया यहाँ पर, धर्मात्मा। ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से देखिए, रत्न, धन, आकार, ये आपका होमवर्क है, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए फटाफट। रत्न, धन, आकार, इनको आपने लिख कर लाना है। ठीक है, सौ, धन, आकार, मरण, धन, आसन्न। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोट करके लाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे पूछूंगी और फिर हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये होमवर्क नोट कर लीजिए सभी बच्चे। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर दीर्घ संधि किसे कहते हैं, यानी कि दीर्घ संधि आखिर होती क्या है, ये हमने जाना, और इसे दीर्घ संधि क्यों कहते हैं ये भी हमने जाना, और दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर आज सॉल्व किए हैं। बाकी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके दीर्घ और ह्रस्व जब आपस में मिलते हैं तो फिर उससे क्या होता है, अलग अलग तरह की संधि जो है बनती है। तो ये टॉपिक हम अपने आगे सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज का आपका
होमवर्क जो है वो आपको मिल चुका है और साथ ही एक और होमवर्क है कि आप जितना भी पढ़ाया है उसको भी रिवाइज करके आए ताकि आपको पता चले कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आता है कोई भी चीज तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।